हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों का डीडीबी ट्यूटोरियल में स्वागत है। ये डीडीबी ट्यूटोरियल का पीजी कॉलेज बैच है और पीजी कॉलेज बैच में हम लोग क्लास बीएससी 6 सेमेस्टर के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो यूनिट 6 का है। ठीक है, बीएससी 6 सेमेस्टर के एग्ज़ाम 16 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं। इससे पहले ये टॉपिक थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जूलॉजी का टॉपिक है। डेवलपमेंटल जीन के बारे में हमें पढ़ना है और ये हमारे डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है। ठीक है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी का पार्ट है। पेपर फर्स्ट ना, पेपर फर्स्ट का नाम है एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जिसका ये पार्ट है। तो हमें ये जानना है कि डेवलपमेंटल जीन, जो डेवलपमेंट हमारे हो रहे हैं ना, डेवलपमेंट मतलब कैसा डेवलपमेंट? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो हो रहे हैं, उस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए कुछ जीन्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं ना। ये कुछ जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं और वो जीन किस तरीके से रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर ये जीन ना रहें तो कौन कौन सी समस्याएं होंगी, कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ जाएंगे, उनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है ना। इससे पहले हम लोगों ने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के बारे में बात कर लिया था कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट क्या होता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का मतलब ये है कि स्पर्म ये है और ये ओवा है, दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है। दीज आर द जाइगोट। और इस जाइगोट से ठीक है ना, इम्ब्रियो का निर्माण होता है और इम्ब्रियो का निर्माण होता है और इम्ब्रियो डेवलप्ड होता है किसमें? बेबी में। ठीक है ना, या फिटस में कह सकते हैं, फिटस में डेवलप हो जाता है। ठीक है ना। तो ये जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो किसी न किसी जीन के द्वारा ही रेगुलेट किया जाता है और एक दो जीन के द्वारा नहीं, बहुत सारे जीनों के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। तो वो कौन से जीन हैं जो इस प्रक्रिया को बढ़ाते हैं या इस प्रक्रिया को आगे चलाते हैं? तो इस डेवलपमेंट ऑफ जीन के बारे में, सॉरी, डेवलपमेंटल जीन के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से जीन हैं जो इस प्रक्रिया को आगे चलाते हैं। तो आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। और उसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता देते हैं आप लोगों को, अब 6 सेमेस्टर का एग्जाम है, अब तो बैच लेने का समय बीत चुका है आप लोगों का। जो भी बैच में है वो तो मान लीजिए पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर अगला आप एमएससी में, अगर एमएससी की क्लास करना चाहते हैं तो आप डीडीबी ट्यूटोरियल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा एप्लीकेशन और अपने क्लास को कंटिन्यू पढ़ सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। और इनकी फीस बहुत ही जेन्युइन रखी गई है और ये करीब करीब 2026 तक यही फीस रहेगी, 500 रुपया पर सेमेस्टर। ठीक है, आगे आपकी मर्जी, जैसा आप करें। अभी ये क्लास यूट्यूब पे चल रही है, यूट्यूब का पीजी कॉलेज बैच है, डीडीबी पीजी कॉलेज, इस पे ये क्लासेस चल रही हैं। अब हमें देखिए डेवलपमेंटल जीन में हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। हमें जीन पढ़ना है और डेवलपमेंट पढ़ना है जीन के बारे में। फिर उसके बाद हमें मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट पढ़ना है। फिर हमें पढ़ना है डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के बारे में बात पढ़नी है। हमें 3 चीज़ों के बारे में पढ़ना। तो हमें ये जानना है कि व्हाट इज द जीन एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ जीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट। ओके, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ओके ना, चलें आगे। फर्स्टली वी आर नो अबाउट द जीन। हम लोग ये जीन क्या है हम जानते हैं। तो जीन एक स्मॉल फंडामेंटल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए है। जीन को हम कहते हैं फंडामेंटल या फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, या कभी कभी इनको हम फंडामेंटल फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए भी कह सकते हैं। और ये क्या करता है? इट कंट्रोल द बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल विच रेगुलेट द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड फंक्शन ऑफ द सेल। ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो एम्ब्रियो है वो सेल से मिलके बना है और इन सेलों के अंदर अगर एक्टिविटी चलेगी ढंग से, बायोकेमिस्ट्री अगर उनका चलेगा ढंग से, मतलब और उनके रेगुलेशंस होंगे, उनके ग्रोथ अच्छे से होंगे, तो उनका डिफरेंशिएशन भी अच्छे से होगा और वो अच्छे से काम भी करेंगे। यानी अगर अब ये जानिएगा कि सेल के अंदर जो घटनाएं घटेंगी, सेल के अंदर क्या है? सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है भाई साहब, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है और डीएनए से बनेगा आरएनए, आरएनए से बनेगा प्रोटीन और प्रोटीन ही रिस्पॉन्सिबल है किसी एक्टिविटी को होने के लिए।
क्यों? क्योंकि हार्मोन्स भी प्रोटीन है, एंजाइम भी प्रोटीन है ना, स्ट्रक्चरल एलिमेंट भी प्रोटीन है, रिएक्टिव एलिमेंट भी प्रोटीन है, तो सब कुछ प्रोटीन है। और प्रोटीन का निर्माण डीएनए से हो रहा है, और डीएनए में स्पेसिफिक जो जीन्स होते हैं वो स्पेसिफिक प्रोटीन बनाएंगे, और उन स्पेसिफिक प्रोटीन से हमारे सेल का डिफरेंशिएशन होगा, जिससे ये पता चलेगा कि हमारे बॉडी के किस पार्ट को बनना है और कौन सा पार्ट बनेगा। वो सब डिपेंड करता है हमारे इस जीन के ऊपर। मिट गया। चलिए आगे देखते हैं, हम आगे बात करते हैं। जीन इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो बिकॉज दे रेगुलेटेड बाय बायोकेमिकल रिएक्शन इन द सेल ऑफ द सेल ना। जीन रिस्पॉन्सिबल है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जीन ही रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन हमारे सेल के अंदर चलेंगे वो सब जीन के द्वारा बनाए हुए प्रोटीन से ही संचालित होंगे, यानी एंजाइम से संचालित होंगे। और एंजाइम क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन किससे बनेगा? डीएनए से बनेगा। आप कहेंगे प्रोटीन तो हमारा अमीनो एसिड से बनता है, तो जो ये अमीनो एसिड है इसको प्रोटीन बनना है ना, तो इसको प्रोटीन बनाने के लिए हमें डीएनए चाहिए, और डीएनए से क्या आएगा? आरएनए आएगा। आरएनए इस अमीनो एसिड को कोड करेगा, तब ये अमीनो एसिड प्रोटीन बनेगा। ठीक है ना? पास आप ही को होना है, हमें नहीं होना है। लेकिन पास होने के लिए आपको क्या चाहिए? पास होने के लिए आपको मास्टर चाहिए। मास्टर आरएनए है। मास्टर क्या है? आरएनए है। और आपको जब कोड करेगा तो ये पास प्रोटीन है। ठीक है ना? आप कंस्ट्रक्टिव एलिमेंट बन जाएंगे, आप कंस्ट्रक्शन यानी सामाजिक को कंस्ट्रक्ट करने वाले एलिमेंट बन जाएंगे जब आपकी कोडिंग होगी। अगर आपकी कोडिंग प्रॉपर नहीं होगी और आप बिना पढ़े लिखे, बिना कोड हुए, बिना कोई जानकारी के अगर आप पास हो जाते हैं तो आप क्या होंगे? आप प्रोटीन तो भले से बन जाएंगे, लेकिन इस प्रोटीन का कोई इस्तेमाल नहीं होगा ना। दीज आर ये प्रोटीन क्या हो जाएंगे? नॉन यूजफुल प्रोटीन हो जाएंगे, रहेंगे तो वो केवल सामाजिक कैंसर ही कॉज करेंगे। ठीक है? इसीलिए पढ़ लिख के पास होइए और अपने सब्जेक्ट के बारे में सारी बातें जानिए। अब देखिए जीन और डेवलपमेंट में जीन कैसे काम करता है। जीन ये है आपका, जीन क्या है? दीज आर, ये एक डीएनए है, द फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। और जीन के अंदर क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होगा तो प्रोटीन बनेंगे ना, और इन द फॉर्म ऑफ एंजाइम। ये प्रोटीन का निर्माण, एंजाइम बनेंगे, वो प्रोटीन होता है। एंजाइम सबस्ट्रेट से बाइंड होगा और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेगा। एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके प्रोडक्ट बनाएंगे। ठीक है ना? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आपके प्रोडक्ट बनाएंगे, और वही प्रोडक्ट आपको फिनोटाइपिक रेशियो के फॉर्म में आपको दिखाई देते। ठीक है? आगे हम बात करते हैं कि देयर आर फॉलोइंग जीन एंड जीन फैमिली। बहुत सारे जीन हैं और जीन फैमिली which help in development and differentiation of embryonic development ना। बहुत सारे जीन और जीन, कुछ जीन फैमिलीज हैं जो डेवलपमेंट को और डिफरेंशिएशन को ना रेगुलेट करने का काम करती हैं, या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और एम्ब्रियो के डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करने का काम करती हैं। और उनमें से जो जीन है, उन जीन का नाम है हॉक्स जीन। पहला जो होगा वो क्या है? हॉक्स जीन है। पॉक्स जीन है। होमिन बॉक्स जीन फैमिली है। टी जीन बॉक्स फैमिली है, और सॉक्स फैमिली है ना। ये सॉक्स जीन है। ये इतने सारे जीन हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं डेवलपमेंट के लिए और सेल के डिफरेंशिएशन के लिए। ये सारे जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं। बातें हमारी समझ में आ रही होंगी आपको, तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। अब हम आगे चलते हैं, एक एक जीन के बारे में थोड़ा थोड़ा देखते हुए हॉक्स जीन की बात करते हैं। तो हॉक्स जीन जो होते हैं माइस में और ह्यूमन में दिखाई देते हैं, और ये क्या होते हैं? 39वां होमोलॉगस क्रोमोसोम के ऊपर आपको ये दिखाई देते हैं हॉक्स जीन। ठीक है ना? विच आर फाउंड इन द 4 डिफरेंट क्लस्टर, 4 के क्लस्टर में होते हैं ऑन 4 डिफरेंट क्रोमोजोम। 4 डिफरेंट क्रोमोजोमों पे ये पाए जाते हैं। वर्टिब्रेट में हॉक्स जीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन क्रेनियल काउडल सेगमेंटेशन ना ऑफ द बॉडी। बॉडी के सेगमेंटेशन के लिए बॉडी में क्रेनियल और काउडल सेगमेंटेशन। क्रेनियल मतलब
ऊपर और काउडल मतलब नीचे शरीर के सेगमेंटेशन के लिए ये जीन हॉक्स जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो हॉक्स जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस यानी सेगमेंटेशन की बात करेंगे। अगर म्यूटेशन आप हॉक्स जीन रिजल्ट द मार्फोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सेगमेंट एंड स्ट्रक्चर सेगमेंटल स्ट्रक्चर। अगर हॉक्स जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होता है, ये ट्रांसफॉर्म कर देता है किसमें, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज करता है किसमें, सेगमेंटल स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। वर्टिब्रेट के अंदर हॉक्स जीन का ऑर्गेनाइजेशन क्या है, तो देखेंगे हॉक्स जीन जो होते हैं वो क्लस्टर 4 क्लस्टर में पाए जाते हैं, किसमें, हॉक्स ए, हॉक्स बी, हॉक्स सी और हॉक्स डी के रूप में हॉक्स जीन आपके पाए जाते हैं, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, ये हॉक्स जीन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। हॉक्स ए, हॉक्स बी, हॉक्स सी और हॉक्स डी आपको दिख रहे हैं, और ये आपको ये एक लड़की का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, एक ह्यूमंस का। अब इसमें जो जीन है वो बता रहे हैं कि कौन से जीन के वजह से कहां परिवर्तन होंगे, ये 1 2 3 4 ये कहां कहां परिवर्तन कर रहे हैं, वो जीन अपने आप को यहाँ पे आइडेंटिफाई करवा रहे हैं आपको, ठीक है ना, आपको ये दिखा रहे हैं। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं पॉक्स जीन। पॉक्स जीन फैमिली कंसिस्ट 9 नोन मेंबर, पॉक्स जीन में 9 नोन मेंबर होते हैं पॉक्स जीन में, ठीक है। ये मैमल के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पॉक्स जीन होता है। पॉक्स जीन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेंस आर्गन। पॉक्स जीन से क्या होते हैं, सेंस आर्गन का डेवलपमेंट होता है और नर्वस सिस्टम का डेवलपमेंट होता है। पॉक्स जीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डेवलपमेंट ऑफ सेंस आर्गन मैमल्स में होते हैं और नर्वस सिस्टम के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगले जीन की बात करते हैं, यहां पे देखिएगा, इसको हमने हाईलाइट नहीं कर पाया है। होमेन बॉक्स फैमिली, होमेन बॉक्स फैमिली जीन जो है, ठीक है ना, इसको एक और नाम से जानते हैं, POU जीन फैमिली के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। POU जीन फैमिली नेम गिवन यूनिवर्सली, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए इसको हम लोग POU जीन फैमिली कहते हैं, ठीक है ना। आगे ये इंपॉर्टेंट होता है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज में, ड्यूरिंग द, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ड्यूरिंग द क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है क्या, जाइगोट्स के 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज, 8 सेल स्टेज, इस तरीके से सेल स्टेज का जब डेवलपमेंट होता जाता है तो इस प्रक्रिया में आपके जो होमेन जीन बॉक्स फैमिली जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है और पिट्यूटरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करती है और क्लीवेज करवाने में पार्टिसिपेट ये जीन फैमिली करती है। हम आगे बात करते हैं, अच्छा ठीक है, पॉक्स फैमिली का थोड़ा सा बात रह गया है ना। तो पॉक्स फैमिली को अगर और देखना चाहते हैं तो पॉक्स फैमिली आपको ये पॉक्स फैमिली, ये पॉक्स 6, पॉक्स 3, पॉक्स 1 to 1 एंड पॉक्स 9, और सबका काम भी देख लीजिए। पॉक्स फैमिली थोड़ा सा छूटा हुआ था, तो पॉक्स फैमिली में आई के डेवलपमेंट में पॉक्स 6 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। स्किन कलर के लिए पॉक्स 3 का इस्तेमाल किया जाता है और स्केलेटन डेवलपमेंट के लिए पॉक्स 1 to पॉक्स 9 का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। ये पॉक्स जीन का आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और इसमें ये दिखा रहा है कि कौन कौन से पॉक्स और किन किन चीजों का ये डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो एक बार ले लीजिए, आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट होगा। आगे बात करते हैं टी बॉक्स जीन फैमिली। आगे बात करते हैं टी बॉक्स जीन फैमिली। टी बॉक्स जीन फैमिली बैचुलरिटी लॉकस which was recognized in early 1927 में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। इट कॉजेज शॉर्ट टेल ऑफ हेटेरोजिनस माइस, ठीक है ना। हेटेरोजिनस माइस में छोटे टेल के लिए रिस्पॉन्सिबल ये होते थे। टी बॉक्स प्रोटीन कंटेन टी डोमन अलाउइंग सीक्वेंस स्पेसिफिक डीएनए बाइंडिंग रेगुलेटरी टारगेट जीन एक्सप्रेशन, ओके। आगे बात करते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं। इट इज एसेंशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ लिम्ब, लिम्ब मतलब हाथ पैर के डेवलपमेंट के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं और क्या करते हैं,
हीट मार्फोजेनेसिस के लिए भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और लंग्स के फॉर्मेशन के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है ना। तो अब लिम्ब के डेवलपमेंट के लिए जो रिस्पॉन्सिबल क्या बोलते हैं, टी बॉक्स जीन फैमिली होती है, वो TBX5, TBX4, और उसके बाद हीट मार्फोजेनेसिस के लिए TBX1, TBX20 या 20, और लंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल कुछ होते हैं इसमें। ओके, आगे बात करते हैं कि कुछ बीमारियां डिजीज होती हैं इसे टी बॉक्स फैमिली से ना। टी बॉक्स फैमिली में कुछ प्रॉब्लम जैसे यहाँ पे आपके होते हैं, TBX5 में अगर म्यूटेशन हो जाता है तो आपका हार्ट और लिम्ब के डेवलपमेंट पे प्रभाव पड़ता है, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अल्ट्रा मेमोरी सिम्टम आते हैं जब कब हो जाते हैं, ये TBX3 में अगर म्यूटेशन होता है तो मेमोरी ग्लैंड में अल्ट्रा मेमोरी कुछ सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। और डाई जॉर्ज सिम्टम्स जो होते हैं वो अगर TBX1 के अंदर डिफिशियंसी होती है तो इससे ये बीमारी आपको हो जाती है, ठीक है ना। कैंसर और स्टेम सेल के डेवलपमेंट में समस्याएं आती है या कैंसर होने के चांसेस होते हैं जब म्यूटेशन हो जाए, किसमें, DBX2, DBX3, ठीक है ना। इन सब में प्रॉब्लम आते हैं, तब ये चीजें आपको देखने के लिए मिलती। आगे बात करते हैं सॉक्स जीन। सॉक्स जीन क्या है, ये जीन ये बड़ी फैमिली है और इस फैमिली में करीब करीब 20 मेंबर पाए जाते हैं। इस फैमिली में करीब करीब कितने, 20 मेंबर पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये फैमिली जो होती है प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ट्रांसक्रिप्शन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर ये फैमिली में किसी वजह की प्रॉब्लम आती है तो प्रोटीन का डेवलपमेंट, प्रोटीन का फॉर्मेशन बॉडी में अफेक्टेड हो जाता है। और अगर सॉक्स फैमिली की बात करते हैं तो इसमें SRY रिलेटेड और ये HMG बॉक्स फैमिली ऑफ द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, ठीक है ना। अगर डिफिशियंसी इनकी होती है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का फॉर्मेशन हो जाता है कम और ट्रांसक्रिप्शन की प्रक्रिया अफेक्टेड हो जाती है, जिससे DNA से RNA का निर्माण नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या कह रहा है फंक्शन, इट कंट्रोल द जीन एक्सप्रेशन, यानी आपको सॉक्स फैमिली जो है वो जीन एक्सप्रेशन, और जीन एक्सप्रेशन अगर कंट्रोल करेगा तो जीन एक्सप्रेशन को हम कंप्लीटली कहते हैं प्रोटीन सिंथेसिस, यानी DNA से RNA और RNA से प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उसकी बनने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं। और यहां क्या कहता है, इस फैमिली में अगर HMG बॉक्स फैमिली की अगर कमी होती है तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनना बंद हो जाता है और इससे हम बॉडी के अंदर प्रोटीन के फॉर्मेशन या प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया अफेक्टेड होती है, जिससे बॉडी का डेवलपमेंट और डिफरेंशिएशन जो है वो अफेक्टेड होता है, ठीक है ना। तो अब देखिएगा ये जो जीन, ये फैमिली है या ये जीन क्या करता है, ये जीन एक्सप्रेशन को बढ़ावा देता है, जिसमें हमारे DNA से प्रोटीन का निर्माण होता है। और ये DNA से जब प्रोटीन का निर्माण होगा तो टिश्यू का डेवलपमेंट होगा, सेल का डेवलपमेंट होगा, मसल्स के डेवलपमेंट होंगे। अगर ये फैमिली में म्यूटेशन हुआ तो ये क्या करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नहीं बनाएंगे, ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो DNA से RNA का निर्माण नहीं होगा, DNA से RNA का निर्माण नहीं होगा तो फिर प्रोटीन का भी निर्माण नहीं होगा और बॉडी में डिफरेंशिएशन की प्रक्रिया प्रभावित कर दी जाएगी। अगर हम सॉक्स फैमिली के की मेंबरों के बारे में जानना चाहते हैं तो SRY है, SOX2 है, SOX9 है, XOX10 है, और सबके काम अपने अपने अलग अलग है। कोई Y क्रोमोसोम को डेवलप कराने का या डिफरेंशिएट कराने का काम करेगा, ठीक है ना। कोई न्यूरल स्टेम सेल को, ठीक है ना, को डेवलप कराने का काम करेगा, कोई स्केलेटन को डेवलपमेंट कराने का काम करेगा, ठीक है, और कोई पिगमेंट सेल को डेवलप कराने का काम करेगा। तो सबके काम यहाँ पे अलग अलग हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप इसको भी चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सॉक्स फैमिली का। यू वांट टू बी दैट, देन यू कैन ऑल्सो स्क्रीनशॉट ऑफ दैट, कैन ऑल्सो ओके। अब हम सॉक्स फैमिली पे आ जाते हैं। ये सॉक्स फैमिली हो गई।
ठीक है ना। और सॉक्स फैमिली का फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। डीएनए से क्या बना, डीएनए से आपके आरएनए बनेंगे, आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होगा। और सॉक्स फैमिली कैसे रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, दीज आर द सॉक्स जीन विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिससे सेल साइकिल चलता है, ठीक है ना। डीएनए की रिपेयरिंग होती है, एपोप्टोसिस की प्रक्रिया होती है, सेनेसेंस की प्रक्रिया होती है, ठीक। आगे बात करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ डेवलपमेंट का मेन मतलब यही है कि कुल कहानी ये कह रहा है कि डीएनए जो है, डीएनए यानी द मॉलिक्यूल है, और इससे आरएनए, और इनसे फिर प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन पार्टिसिपेट करेगा डिफरेंट फंक्शन में। ये सारे कहानी सभी मिला जुला के सबके कहने का यही मीनिंग है इस सेंटेंस में। तो क्या कह रहा है, द एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्निक ऑफ द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी constitute the resolve the understanding for the mechanism of underlying both normal and abnormal embryonic development। ओके, आगे यानी ये इनका कुल फंडामेंटली बात ये है कि डीएनए जो मॉलिक्यूल्स जो है, यानी डीएनए जो है वो डीएनए से आरएनए और आरएनए से प्रोटीन बनेगा, और वही प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होगा डेवलपमेंट के लिए, ठीक है ना। अब बात करते हैं डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन। डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन के कंसेप्ट और कंटेंट यहाँ हैं, इनको एक बार आप देख लीजिएगा। और ये आपको डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन में प्रोटीन सिंथेसिस की प्रक्रिया का एक्सप्लेन करना है। यानी ये आपका न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड में ट्रांसक्रिप्शन हुआ, ट्रांसक्रिप्शन से आपके आरएनए बने, आरएनए का आरएनए स्प्लाइसिंग हुआ, एमआरएनए बने, एक्सपोर्ट हुआ वो साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में एक्सपोर्ट एमआरएनए हुआ, तो उसने स्पेसिफिक अमीनो एसिड को, ये अमीनो एसिड के चेन है, स्पेसिफिक अमीनो एसिड को कोड किया, और कोड करके उसको फोल्ड करवाया, फोल्ड करके प्रोटीन का निर्माण कर दिया। और ये प्रोटीन हमारे डेवलपमेंटल प्रक्रिया में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की प्रक्रिया को कंप्लीट करने का काम करते हैं, ठीक है भैया। ये बातें होती हैं, और यहां तक चीजें ये कंप्लीट हो गई। ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, आपके एग्जाम बहुत पास हैं, इसलिए थोड़ा फास्ट हमने किया है। इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट करके इसको एक बार नोट्स बना लीजिएगा, और एग्जाम में आप कुछ सही लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। धन्यवाद। और आप लोगों को अगर ये कंटिन्यू क्लास करना, अब तो समय खत्म हो चुका है, आगे कंटिन्यू क्लास करना होगा तो आप डीडीबी ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे, और प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेंगे, और इंस्टॉल करके केवल मात्र 500 रुपए में आप अपने क्लास को बुक कर सकते हैं, और पूरा एक सेमेस्टर इस क्लास को कर सकते हैं। क्योंकि 2026 तक के लिए ये ऑफर है, 2026 के बाद, ठीक है ना, इस क्लासेस की फीस हो सकती है कि समाज में महंगाई के हिसाब से थोड़ा बहुत बढ़ जाए, लेकिन 2026 तक ये फीस केवल 500 रुपए है, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि जाएं प्ले स्टोर पे, और डीडीबी ट्यूटोरियल का एप्लीकेशन है वहाँ पे, ऐप है वहाँ पे, उसको इंस्टॉल करें, और इंस्टॉल करके अपनी पढ़ाई को, अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करें। और ये सारे नोट्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये पीडीएफ के तौर पे भी आपको वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। तो अभी आपके लिए बस इतना ही, अब आगे हम मिलते हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, क्योंकि देखिए समय बहुत कम है, इसलिए हमको पूरा यूनिट एक दिन में एक वीडियो में देना था, इसलिए थोड़ा फास्ट चले हैं ना। तो आप इसके कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करिएगा। धन्यवाद आप सभी लोगों का, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।